देखिए आप सब योगी लोग हैं, सुबह 3 बजे उठे, 3 बजे, वाह जी वाह, और अभी भी डटे हुए हैं। देखिए आप लोगों को ना कार्यकर्ता बोलते हैं, कार्यकर्ता, कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं ना, कार्यकर्ता सम्मेलन। मेरी नज़र में कार्यकर्ता का सिंपल मतलब वो है जो कार्य करता है वो कार्य करता है, हाँ? वो कर्मचारी नहीं है। और जो असली कार्य करता है वही कार्य करता है। और मेरा क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम है तो ज़्यादातर मेरे सामने जो है ना ये सूट वूट पहन के जो लोग बैठे होते हैं ये कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी मतलब सिंपल, जिन्होंने अपना श्रमिक के लिए उनसे कुछ धन लेते हैं, उनका एग्रीमेंट हो रखा है कि मैं ये काम करूंगा उसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे, और वो कर्मचारी हैं। तो वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक होता है कार्यकर्ता जो कि आपकी तरह का व्यक्ति है। तो कार्यकर्ता में और कर्मचारी में जो एक चीज का फर्क है वो ये है कि कार्यकर्ता अपनी मर्जी से कार्य करता है, कर्मचारी को कभी कभी कार्य करना पड़ता है, हाँ? तो आप सब लोग जो इस सभागार में बैठे हैं आप सब के सब कार्यकर्ता हैं, तो मर्जी वाले लोग हैं। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? मर्जी से हुई थी या किसी ने कराई थी? कराई थी, हाँ कराई थी। देखिए आपने अपनी मर्जी से की थी या अपने माता पिता की मर्जी से की थी, शादी तो की थी ना। तो जब शादी कर ली हो तो फिर उसको ढंग से निभाना चाहिए। ये थोड़ी कि मेरी मर्जी से नहीं हुई तो अब मुझे पसंद नहीं है, क्यों? राइट? तो आप सब लोग तो ऑलरेडी मोटिवेटेड लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन अब जब आपने मुझे बुलाया ही है और मैं यहाँ आया ही हूँ, तो मुझसे जरा 2-4 चीज़ें आप लोग सुन लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, आप अच्छे तो पहले से हैं ही, हाँ? सो ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन में खुश रहना चाहते हैं? अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो स्वस्थ भी रहना चाहते हैं? वो तो आप लोग उसके कार्यकर्ता ही हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं जो विश्व में शांति हो? अब आप अगर इस कमरे में देखें, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत सबकी अच्छी है कि मैं स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, परिवार में खुशहाली रहे, विश्व में शांति रहे। लेकिन एक समस्या क्या होती है जी, सिर्फ अच्छी इच्छा रखने से कार्य नहीं होता जब तक कि वो जो इच्छा के साथ कोई कार्य ना किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है लेकिन कुछ लोग तंबाकू खाना चाहते हैं साथ में। अब वो सोचते हैं कि मैं तंबाकू भी खाता रहूं और साथ में स्वस्थ भी रहूं। तो अब जो एक्शन है, क्रिया है, वो तो सेहत के विपरीत है, लेकिन इच्छा है वो सेहत ही है। तो मुझे बताइए, अगर इच्छा में और गतिविधि में विरोधाभास होगा तो असर किसका आएगा, इच्छा का या विरोध, वो जो गतिविधि है उसका? गतिविधि का। तो इच्छा तो हम सब की अच्छी है, लेकिन अच्छी इच्छा के साथ एक्शन भी अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। और आप सब लोग जानते हैं, प्रकृति आपकी इच्छा के अनुसार आपको परिणाम नहीं देती, आपके एक्शन के अनुसार परिणाम देती है। एक आदमी जितनी मर्जी अच्छी सोच रख के, भगवान ना करे, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी सोच रख के अगर इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद गया तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करेगा ही करेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं कि तू क्या सोच के कूदा है। अगर कूदा है तो प्रकृति का नियम आप पर काम करेगा ही करेगा। तो आपको और मुझे, हम वो जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारी सोच तो वैसे ही बहुत अच्छी है, हमारे एक्शन भी जब उसके साथ मेल खाते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम आते हैं। तो हम में से जो लोग खुश रहना चाहते हैं, आप लोग जरा एक चीज ध्यान दीजिए, इस कमरे के बाहर भी जाकर आप किसी से पूछिए कि आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे आपका कारण क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये काम। तो आप देखेंगे अंततोगत्वा हर आदमी कहता है जी अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। लेकिन अब दिक्कत पता क्या है, सारी दुनिया में लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, समस्या एक ही चीज की है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे आप तो अनुशासित लोग हैं, आप लोग तो वैसे काम नहीं करते, लेकिन ये जो लोग दारू की बोतल के बिना नहीं रह सकते, ये दारू की बोतल में क्या ढूंढ रहे हैं? खुशी।
वो गुटके की पुड़िया में कोई क्या ढूंढ रहा है? खुशी। अच्छा और छोड़ो, सोशल मीडिया पे क्या ढूंढ रहा है? खुशी। आपने देखा जी, लोग सोशल मीडिया को कितना ऐसे 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 चढ़ाते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, ये कंपनियां बिलियन डॉलर्स की हो गई हैं। क्योंकि चढ़ा कौन रहा है इनको? हम। क्योंकि हम उसमें क्या ढूंढ रहे थे? खुशी। और आपने देखा होगा, ये देखते देखते गर्दन नीचे झुकी रहती है, सर्वाइकल के रोग बढ़ रहे हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो रही है। लेकिन ये जो आंखों की रोशनी खत्म हो रही है, सर्वाइकल के रोग हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग किस चीज की तलाश में थे? खुशी की तलाश में थे। अच्छा, एक आदमी जो दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, उसमें भी उसको क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है। तो सारी दुनिया खुशी ढूंढ रही है, लेकिन बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रही है। देखिए बंधुओं, मुझे तो एक चीज समझ में आती है, खुशी के मामले में ना मुझे दो शब्द समझ में आते हैं। एक होता है मजा और एक होता है आनंद। एक है मजा और एक है आनंद। मजा का मतलब क्या है? क्षणिक, आपको एक हल्का सा उठान महसूस होता है, मजा आ गया, मजा आ गया। ये जो ये कोल्ड ड्रिंक के नाम पे नहीं पीते रहते लोग, तो एकदम अंदर डालते हैं, 10 चम्मच शुगर अंदर गई, बम ऊपर हो गया, आज मजा आ गया। अच्छा, उस वक्त तो मजा आ गया, उसके बाद सारी जिंदगी गैस का मरीज बन के घूमता है। लेकिन उस वक्त इसको क्या आ गया? मजा आ गया। आप शादीशुदा लोग हैं, आप जानते हैं, ऐसी कई बातें हैं हमारी, ऐसे कई शब्द हैं जो हमें अपनी पत्नी को नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या आ जाता है? उस वक्त मजा आ जाता है, लेकिन सारी जीवन के लिए खुशी खत्म हो जाती है। तो मजा जो है वो क्षणिक है, क्षणिक। आप एक अच्छी गद्देदार कुर्सी पर बैठ गए तो क्या आ गया? मजा। सुबह थोड़ा अधिक देर तक सो लिए तो क्या आ गया? मजा। किसी और की रीलें चढ़ा चढ़ा के देख ली तो क्या आ गया? लेकिन शाम को अगर सारा दिन रील देखी है तो अपने को ही शीशे में देख के बुरा लगता है कि अबे तूने क्या किया सारा दिन, फिर पड़ा रहा। जिनकी रीलें देखी वो अमीर हो गए, तेरा जो थोड़ा बहुत आमदनी होनी थी वो भी खत्म हो गई। तो उसमें क्या नहीं आएगा भाई साहब? आनंद नहीं आएगा। देखिए, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, लेकिन मेरे को जन्म होते ही 9 दिन के अंदर अंदर दिल्ली ले गए थे, जिसके कारण थोड़ा मेरा जो प्रदूषण हो गया है मुझ में, वो उसी कारण है। काश मुझे ज़्यादा दिन थोड़ा उत्तराखंड में रहने देते तो मैं इतना पोल्यूटेड नहीं होता। हाँ, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ जी, तो आप लगभग ये समझ लीजिए कि मेरा पूरा जीवन, पैदा दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई सब स्वदेशी है। थोड़ी बहुत मेरी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं विदेश गया हूँ, बाकी सब स्वदेशी है। अब मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूँ जी, जॉइंट फैमिली। आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं? वेरी गुड। आपको पता है आजकल दिल्ली, बॉम्बे, ये बेंगलोर, मुंबई वगैरह में जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? जॉइंट फैमिली का मतलब अगर पति और पत्नी इकट्ठे रहते हैं तो उसको कहते हैं ये आजकल जॉइंट फैमिली है। क्यों? क्योंकि आजकल इकट्ठे रहना बड़ा मुश्किल हो गया है भाई साहब। आप लोग तो खैर अभी इस समस्या से ग्रसित नहीं होंगे, लेकिन शहरों में और खासकर बड़े बड़े शहरों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो आजकल पति पत्नी आपस में ना बीच में एक एक हफ्ते के ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इसलिए लेते हैं कि एक दूसरे की गर्दन ना दबा दें। क्यों? अंदर से भरे पड़े हैं, अच्छे अच्छे सोफा सेट हैं घर में 2-2 गाड़ियां हैं, 4-4 मंजिल के मकान हैं, ऊपर लाखों रुपए के झूमर टंगे हुए हैं, 2-2 ड्राइवर हैं, लेकिन जीवन में क्या नहीं है? आनंद नहीं है भाई साहब। पता क्यों? अरे भाई साहब, मजा आता है जब कोई आपके लिए कुछ करता है तो आपको मजा आता है, लेकिन जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं उसमें आनंद आता है। उसमें आनंद आता है। लेकिन आप देखिए, सारी दुनिया जो है ना एक ही झंझट में पड़ी है, इसमें मेरा क्या फायदा है,
इसमें मेरा क्या फायदा है। हर पति अपनी पत्नी से शिकायत कर रहा है, तेरे से शादी करके मुझे मिला क्या। ओ महापुरुष, तू भी तो सोच कि उसको क्या मिला। हाँ, उसको क्या मिला तेरे से शादी करके। हैं, ये 85 किलो का बोरा है जो जगह जगह से फटा हुआ है। क्यों साहब। पर हर आदमी कह रहा है मेरे को क्या मिला। आप में से कितने लोगों के बालक या बालिका भी हैं भाई। बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। अब बच्चों से भी लोग कहते हैं अब तू कुछ कर, अब तू कुछ कर, मेरा नाम रोशन करके बता, खानदान का नाम रोशन कर। अब अगर वो बच्चे पूछें कि भाई ये जो जितने भी पिछले पीढ़ी में हुए इनका क्या काम था, मतलब सारा लोड अब यही लेगा। हाँ? आपने देखा नहीं वो बागबान जैसी मूवी देखी है। अमिताभ बच्चन 4-4 पाले, कोई काम नहीं आया। और बागबान में थोड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया, हिंदुस्तान में इतना बुरा हाल अभी नहीं है। क्योंकि देखो एक आधा खराब निकल जाए मुझे समझ आता है, पूरा लॉट थोड़ी खराब होता है। हाँ? अब लोग अपने बच्चों से भी कह रहे हैं कि मैंने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, अब तू कुछ करके दिखा। ओ भाई साहब, उसने चिट्ठी थोड़ी डाली थी आपको कि तुम मुझे पैदा करो। हाँ? मेरे बेटे की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो मेरे जीवन में खुशी लेकर आए। क्यों साहब। मेरी बिटिया की ये जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो मेरे जीवन में खुशी लेकर आए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों के कुछ काम आ सकूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने माता पिता के कुछ काम आ सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ खुश रख सकूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई बहनों के कुछ काम आ सकूं। अब हर एक से अगर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे काम आओ तो मैं मजे वाला आदमी हूं। लेकिन अगर मैं किसी और के जीवन में मजा लाता हूं तो मुझे अपने जीवन में क्या आता है जी, आनंद आता है। और देखिए जब तक हाथ ऐसे होता है ना भाई साहब कि आने दो, दे दो, कुछ दे दो, तू भी दे दे, इसमें मजा हो सकता है भाई साहब, आनंद तो इसमें है। हाँ? और परमात्मा बहुत कम लोगों को ये मौका देता है कि वो किसी और के लिए कुछ कर सकें। तो जो लोग भी किसी भी कारण से किसी और की सेवा कर रहे हैं उनको जीवन में सबसे उत्तम चीज की अनुभूति हो रही है, और वो क्या है, आनंद। तो आप और हम जीवन में किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, आनंद के लिए। और जब हम आनंद लेते हैं तो लोगों को क्या आता है, मजा आता है। अच्छा, जब किसी और को मजा आ रहा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम है। उनको मजा आ रहा है, हमको आनंद आ रहा है। देखिए मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूं। हम टोटल बाय द वे 18 लोग हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, अभी एक ही किचन है। और अच्छा ये बड़ी बात है तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, क्योंकि अगर मैं ही चाहूं कि सब इकट्ठे रहें, उससे कोई इकट्ठा नहीं रहता जब तक कि वो सारे भी ना चाहें। ओके। लेकिन क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा भाई हूं तो मुझे अब तक एक चीज समझ में आई है जी कि परिवार को इकट्ठा रखने के लिए जो बड़े हैं, उम्र में बड़े नहीं, मेरा ठीक है मैं थोड़ा उम्र में भी बड़ा हूं, घर में सबसे बड़ा भाई हूं, लेकिन मैं इसलिए अपने आप को बड़ा नहीं कह रहा कि मैं उम्र में बड़ा हूं। मेरे हिसाब से बड़े आदमी की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बड़ा वो है जिसमें बड़प्पन है, बड़ा वो है जिसका दिल बड़ा है, बड़ा वो है जो माफ कर सकता है, बड़ा वो है जिसका मन करता है किसी और के लिए कुछ करने का, वो बड़ा है। लेकिन अगर एक आदमी घर में सबसे बड़ा है लेकिन हर वक्त ये सोचता है इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, ये आदमी बड़े पद पर है अभी छोटा। ओके। और छोटे मन से बड़े काम नहीं होते, राइट। तो आप सब लोग बड़े लोग हैं क्योंकि आप जीवन में किसके लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो,
किसके आनंद के लिए है? अपने आनंद के लिए महाराज। क्योंकि देखिए, अगर मुझे ये लगे ना कि मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूं, तो फिर कभी कभी मायूसी भी होती है, थकान भी होती है, पीड़ा भी होती है। लेकिन अगर आदमी को ये चीज की क्लैरिटी हो कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, तो आप देखिए जी, उसमें आदमी को ना थकान होती है, ना पीड़ा होती है, ना कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि काम मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं अपने बच्चों को खुश रखना चाहता हूं क्योंकि उससे मुझे आनंद मिलता है। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं क्योंकि उससे मुझे आनंद मिलता है, उसमें मेरा फायदा ऑलरेडी हो रखा है। अब राकेश जी ने इतनी बड़ी बड़ी तारीफ कर दी मेरी, लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मेरा तो रोज ही काम बोलने का है। और उन्होंने बताया फीस कम बताई है, मेरी ज्यादा है। लेकिन वो मेरा काम है, वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन जब मैं यहां पर आता हूं, मुझको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो यहाँ मैं कोई आप पर और ये पतंजलि पर एहसान करने के लिए नहीं आता जी। इसमें मुझे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? आनंद महसूस कर रहा हूँ। फीस नहीं ले रहा। लेकिन क्या महसूस कर रहा हूँ? आनंद। और जीवन में आनंद बहुत बड़ी चीज है महाराज। अब दूसरी चीज, जो अच्छे काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। आपको वो कहानी ध्यान रखनी है। बनारस में आपको पता है जी, पहले बहुत बड़े बड़े मठ होते थे, बड़े बड़े साधु संत होते थे। तो एक ऐसे ही बड़े पहुंचे हुए साधु थे। तो उनका दिनचर्या ये थी कि वो रोज सुबह सुबह प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए तट पर जाते थे और स्नान करके वापस आने के बाद अपनी दिनचर्या करते थे। लेकिन वो जिस रास्ते से जाते थे, उसी रास्ते में तट से पहले एक रंगशाला थी। रंगशाला समझते हैं ना आप, जहाँ नृत्यांगनाएं वगैरह होती हैं। अब वो जो कि मुनि थे, बड़े जवान और बहुत सुंदर पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। तो नृत्यांगना जो थी वो थोड़ी आकर्षित होती थी उन पर। तो ये साधु जब रोज नीचे से निकलता था, तो एक स्त्री हमेशा ऊपर छत पर आकर नीचे पुकारती है, कहती है, महाराज कच्चे हो कि पक्के हो? महाराज कच्चे हो कि पक्के हो? और महाराज कोई जवाब नहीं देते, चुपचाप जाते हैं, नहाते हैं, वापस चले जाते हैं। और ये दिनचर्या उनकी वर्षों तक चलती रही। तो अब जब बहुत वर्ष बीत गए, तो ये महाराज जो है अब थोड़े वृद्ध हो गए। अब इनको आभास हो गया कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो उनके यहाँ एक प्रचलन था कि गंगा नदी के घाट पर जाके प्राण त्यागते थे। तो जब बिल्कुल अब वो अचेत अवस्था में हो गए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई मुझे उठाओ और अब गंगा नदी के तट पर ले चलो। बस ध्यान रखना कि इस बार जब ले चलो तो उस छत के नीचे जरा 1 सेकंड के लिए रोकना। तो शिष्यों को लगा, यार ये बुढ़ापे में हिल तो नहीं गया है। उन्होंने कहा, महाराज क्या बात कर रहे हो, पूरी जवानी रुके नहीं अब? तो उन्होंने कहा, रोको। तो ले गए साहब शिष्यगण। अब जब उस छत के नीचे से पहुंचे, तो वो नृत्यांगना, जबकि वो भी बूढ़ी हो चुकी है, वो फिर आई। वो भी पक्की थी भाई साहब। वो फिर आई और उसने कहा, महाराज कच्चे हो कि पक्के हो? महाराज ने एक जवाब दिया, आज पहली बार पक्का हूं। वो नृत्यांगना दौड़ी दौड़ी नीचे आई। उसने कहा, तो पहले क्यों नहीं बोला? तो महाराज ने कहा कि देख भाई, जब तक जीवन शेष था कुछ नहीं पता कब कौन फिसल जाए, तो बड़ी बात करना ठीक नहीं है। लेकिन अब तो मुझे गारंटी है, तो सुन ले, पक्का। हाँ? अब ये होता है चरित्र, इसमें है आनंद। मजा नहीं है, इसमें आनंद है कि एक आदमी जब अपनी अंतिम सांस लेने वाला है, उसको इस बात की सुकून है कि मैं पक्का हूं, छोटे छोटी चीजों पर डिगा नहीं। अब देखिए, बड़ी बड़ी चीजों पर लालच आ जाए वो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपने देखा है लोग छोटी छोटी चीजों पे ईमान बरकरार नहीं रखते। 5 रुपए के पेन पे नीयत डोल जाती है। 5 रुपये का पेन, भाई साहब लोगों की नीयत डोल रही है। तो अब ये पक्के नहीं है।
तो जीवन में अगर आनंद लाना है महाराज, तो ये सरल काम नहीं है। इसके लिए क्या होना जरूरी है? पक्का होना जरूरी है। और पक्का आदमी कब होता है? जब उसका निरंतर अभ्यास करता है। आप सब लोग एक काम कीजिए, मैं देख रहा हूं आपको पेन और पैड हैं, जरा आप लोग जरा अपना अपना नाम लिखिएगा, जरा अपनी पुस्तिका पर नाम लिखिए। देखा? अब एक काम कीजिए, अब अपने दूसरे हाथ से अपना नाम लिखिए। तो जिन लोगों ने लिख लिया है मुझे बताइए, आपके कौन से हाथ की लिखाई बढ़िया आई है? पहले वाले हाथ की। अच्छा ये बताइए, ये जो दूसरा हाथ है ये भी उसी स्कूल और कॉलेज में गया था कि नहीं गया था? तो ये बेचारा अनपढ़ जैसा क्यों व्यवहार कर रहा है? क्योंकि इससे आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया और बहुत सारी चीजों का अभ्यास किया है आपने। क्यों? आपको क्या लगता है ब्रह्मा जी ने ये हाथ उसी काम के लिए बनाया था जो हम करते हैं इससे? है? अरे इस हाथ में भी तो लिखने का पोटेंशियल है, हाँ कि ना? लेकिन क्योंकि हमने इसका अभ्यास नहीं किया तो ये बेचारा अनपढ़ की तरह लटका हुआ है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने इस हाथ से लिखना शुरू कर दें तो ये हाथ भी वैसे ही लिखेगा जैसे दायां हाथ लिखता है कि नहीं लिखेगा? तो एक्चुअली जीवन में पक्का आदमी किस चीज से होता है? अभ्यास से पक्का होता है। जिस चीज का अभ्यास करते हैं उस चीज में हम अभ्यस्त हो जाते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको कार चलानी आती है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। आप लोगों को याद है भाई वो दिन जब आप कार चलानी सीखते थे और हल्की सी चढ़ाई वाली सड़क पर अगर गाड़ी रोकनी पड़ जाती थी तो आपको कितना कष्ट होता था? अच्छा, अंदर कितनी महाभारत होती थी। अच्छा, जिसने आपकी कार के आगे कार रोक ली वो दुश्मन, और जिसने पीछे रोकी है वो बड़ा दुश्मन। और हम अंदर ही अंदर कितना चिंतित होते थे, स्ट्रेस में आते थे। क्यों साहब? लेकिन आज आप ऐसी सड़कों पर ध्यान भी नहीं देते। पता है क्यों? पहले भी कसूर सड़क का नहीं था, सामने वाले वाहन वाले का नहीं था, पीछे वाले वाहन वाले का नहीं था, खुद को आती नहीं थी। खुद को आती नहीं थी। जो चीज खुद को आती नहीं थी दोष सारी दुनिया को, जबकि आता खुद को नहीं था। और अब एक और जो झंझट में देख रहा हूं जी, आजकल लोग प्रयास बहुत कर रहे हैं, अभ्यास कम कर रहे हैं। आपने देखे कई लोग, मैं प्रयास करता हूं पर होता नहीं है। तो मैं ऐसे कई लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्रयास करना बंद कर दें, अभ्यास करना शुरू कर दें। हाँ? आप में से कई लोगों ने, ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो कई वर्षों से धूम्रपान छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। धूम्रपान छोड़ने का प्रयास कैसे कर रहे हैं? रोज धूम्रपान का अभ्यास करके। रोज पीता है और कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वो क्या कोशिश कर रहा है? रोज तो पी रहा है।